हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टैप आईएएस। सो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पॉलिटिक्स रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स में रहा है और जो आपके यूपीएससी के लिए रेलेवेंट है, दैट वी विल डिस्कस इन डिटेल। सो एज यू नो, हमारी सर्वाधारा सीरीज चल रही है जिसमें आपको डे वाइज सब्जेक्ट वाइज करंट अफेयर्स पढ़ाए जाते हैं। सो आज है मंडे, आज हम कवर करेंगे पॉलिटिक्स रिलेटेड जो भी लास्ट वीक में इंपॉर्टेंट न्यूज बनती है जो कि आपके अपकमिंग यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए रेलेवेंट हो जाती है, दैट वी विल डिस्कस इन डिटेल। ना एज यू नो, दिस इज अ वन स्टॉप सोल्यूशन। यहाँ पर आपको 9 सोर्सेज देखने को मिलते हैं। इन 9 सोर्सेज को कवर करके ही हम अपने करंट अफेयर्स को फ्रेम करते हैं। सबसे पहले न्यूज देख सकते हैं, नॉट ऑल प्राइवेट प्रॉपर्टी इज मटीरियल रिसोर्स ऑफ कम्युनिटी फॉर रीडिस्ट्रीब्यूशन in unpacking the SC verdict. Now, this is one of the most crucial you can say things, क्योंकि जब हम 44th अमेंडमेंट की बात करते हैं तो जो राइट टू प्रॉपर्टी है, जो कि आर्टिकल 19 और आर्टिकल 31 में आपको हमारे फंडामेंटल राइट्स में देखने को मिलता था, उसको रिडंडेंट कर दिया गया और अब आपको आर्टिकल 300A में राइट टू प्रॉपर्टी देखने को मिलती है। नाउ इट हैज बिकम अ लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट रादर दैन अ फंडामेंटल राइट। सो उस टाइम जो राइट टू प्रॉपर्टी है उसको डिमिनिश किया गया था, लेकिन अब जो आपको यहाँ पर गाइडलाइंस देखने को मिली है उसमें यह कहा गया है कि जब हम प्राइवेट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, सारी प्राइवेट प्रॉपर्टी आप मटीरियल रिसोर्स या मटीरियल रिसोर्स ऑफ कम्युनिटी रीडिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूटिलाइज नहीं कर सकते। चाहे हमारा नेशन एक सोशलिस्टिक नेशन है, लेकिन फिर भी आप ऐसी गाइडलाइंस नहीं दे सकते हो कि सारी पब्लिक प्रॉपर्टी क्या है, सारी प्राइवेट प्रॉपर्टी क्या है, पब्लिक प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो रीडिस्ट्रीब्यूशन आप हर जगह नहीं कर सकते हैं। तो एक तरह से राइट टू प्रॉपर्टी को क्या दिया गया है, प्रिमेसी दी गई है। ठीक है, सो आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर रीसेंट जजमेंट जो 1978 में जस्टिस कृष्ण अय्यर ने दी थी, एक तरह से कोर्ट की रूलिंग इसको रिवर्स करती है और यहां पर एम्फसाइज किया गया है दैट इज द एक्विजिशन फॉर पब्लिक यूज रिक्वायर्स जस्टिफिकेशन। तो अगर आप कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी को अक्वायर कर रहे हैं और आप ये कह रहे हैं, स्टेट ये कह रही है कि भाई मैंने ये प्रॉपर्टी को इसलिए अक्वायर किया है जिससे कि मैंने अपने सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स को पूरा करना है, तो ये जस्टिफाइड नहीं है। आपको जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी कि ये प्राइवेट प्रॉपर्टी को अक्वायर करके आप पब्लिक यूटिलाइजेशन कैसे करेंगे। ठीक है, सो एक तरह से राइट टू प्रॉपर्टी को फिर से प्रिमेसी में लाया गया है। तो की एस्पेक्ट्स देख सकते हैं, मेजॉरिटी ओपिनियन, यहाँ पर रूलिंग जो थी वो पास की गई 8:1 से। यहाँ पर इकोनॉमिक इंप्लीकेशंस की बात करते हैं तो एक तरह से शिफ्ट आपको देखने को मिलता है फ्रॉम द सोशलिस्टिक फ्रेमवर्क टू अ लिबरलाइज्ड इकोनॉमी प्रोटेक्टिंग द इंडिविजुअल राइट्स। क्योंकि जब हम राइट टू प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं तो राइट टू प्रॉपर्टी अगर हम प्राइवेट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, बिकॉज इट इज अ इंडिविजुअलिस्टिक राइट, तो इंडिविजुअलिस्टिक राइट को थोड़ा प्रोमिनेंस लाया गया है। नाउ एक तरह से रीआइटरेट किया गया है द नीड टू बैलेंस बिटवीन डीपीएसपीज व्हिच इज आर्टिकल 39 क्लॉज बी एंड फंडामेंटल राइट्स अंडर 300A। ठीक है, तो आप यहां पर देख सकते हैं, अब ये लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, दो फंडामेंटल राइट एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19 और 31 में था जिसको अबॉलिश कर दिया 44 एजुकेशन अमेंडमेंट से। ठीक है, तो एक तरह से डीपीएसपीज आपके इंपॉर्टेंट है। 39 क्लॉज बी में यहां पर लिखा गया है कि यहां पर जो प्रॉपर्टी है वो यहां पर पब्लिक यूटिलाइजेशन के लिए यूटिलाइज करनी चाहिए, लेकिन डीपीएसपीज और फंडामेंटल राइट्स को एक बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ेगा। तो अगर आर्टिकल 39 क्लॉज बी की बात करते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं, ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ मटीरियल रिसोर्सेज फॉर कम्युनिटी एज आर सो डिस्ट्रीब्यूटेड टू इट्स बेस्ट सब सर्व द कॉमन गुड। सो बेसिकली यहां पर क्या कहा गया है, वॉट एवर द रिसोर्सेज आर उसको हम यहां पर अक्वायर कर सकते हैं, मतलब स्टेट अक्वायर कर सकता है और किसके लिए यूटिलाइज कर सकता है, पब्लिक गुड के लिए यूटिलाइज कर सकता है। तो इसको एक तरह से टूल माना जा रहा था स्टेट के लिए कि स्टेट क्या कर सकता है, वो ओन कर सकता है प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर द पब्लिक गुड। तो अब इसको थोड़ा डिमिनिश किया गया है। ठीक है, सो आपको आर्टिकल 39 क्लॉज बी पता होना चाहिए ना। जुडिशियल इंटरप्रिटेशन की बात करते हैं तो बेसिकली यहां पर क्या है, नॉट ऑल प्राइवेट प्रॉपर्टीज क्वालिफाई फॉर मटीरियल रिसोर्स ऑफ कम्युनिटी। क्लैरिफिकेशन की अगर बात करते हैं तो कुछ सर्टन टाइप ऑफ प्रॉपर्टी ही आपको देखने को मिलती है जो पब्लिक सिग्निफिकेंस की है। तो एक तरह से क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग की है प्रॉपर्टी राइट्स की, विच इंटरैक्ट्स विद द स्टेट पावर्स and it demonstrates the evolution of judicial interpretation because 1978 में जो right to property है वो right to property को आप देख सकते हैं, जस्टिस कृष्ण अय्यर ने कहा था because we are a socialist nation, तो यहाँ पर जो भी प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो स्टेट अक्वायर कर सकती है फॉर द पब्लिक गुड, लेकिन उन्होंने ये बोला है कि सारी प्रॉपर्टी आप अक्वायर इन द नेम ऑफ पब्लिक गुड नहीं कर सकते हैं until and unless you justify।
ठीक है। सो आप यहां पर देख सकते हैं रिफ्लेक्ट्स ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस इन्फ्लुएंसिंग इकोनॉमिक गवर्नेंस। पॉलिटिकल एंड सोशल कॉन्टेक्स्ट की अगर बात करते हैं तो करंट सिनेरियो जो है वो एक तरह से कोइंसाइड करता है विद द प्री इलेक्शन डिस्कशन अबाउट वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसीज। इट मे शेप लेजिस्लेटिव मेजर्स एंड पार्टी प्लेटफॉर्म्स अराउंड द प्रॉपर्टी राइट्स। एंड अगर हम समराइज्ड वर्जन की बात करते हैं तो बेसिकली ये नैरो डाउन करता है द स्कोप ऑफ स्टेट पावर इन प्रॉपर्टी एक्विजिशन, प्रोटेक्टिंग द इंडिविजुअल राइट्स, क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी इज अ इंडिविजुअलिस्टिक राइट। सो यहां पर जो इंडिविजुअलिस्टिक राइट है उसको बेसिकली प्रोमिनेंस में लाया गया है। क्लैरिटी है ना। देयर इज अ प्रैक्टिस क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस। सो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, आपको बताना है सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग क्या रही है प्राइवेट प्रॉपर्टी में। द रूलिंग क्लैरिफाइड दैट ऑल प्राइवेट प्रॉपर्टी कैन बी कंसिडर्ड एज मटेरियल रिसोर्स ऑफ कम्युनिटी। द जजमेंट अपहोल्ड्स the Article 39 Clause B while protecting individual property rights under Article 300A. So आपको बताना है कौन सी statement correct है, one only, two only, both one and two, or is it D, neither one nor two? Again statements को बहुत ध्यान से read कीजिए, उसी के बाद attempt करने की कोशिश कीजिए। Alright, let's see the answer. आंसर यहाँ पर B बन जाता है क्योंकि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है उन्होंने बोला है इट कैन बी, नो इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड, इट cannot be considered as material resource. ठीक है। सो एक तरह से यहाँ पे डीपीएसपी विच इज अंडर आर्टिकल 39 क्लॉज बी और आर्टिकल 300A को बैलेंस आउट करने की बात की गई है। नेक्स्ट न्यूज पे मूव करते हैं। ट्राइबल्स विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम यूसीसी वेयर एवर इट इज ब्रॉट। सो बेसिकली यहाँ पर अमित शाह ने यहाँ पर झारखंड में कहा है, कहा गया है कि अगर यूसीसी इंप्लीमेंट हो भी जाता है तो ट्राइबल्स को हम एक्सक्लूड करेंगे, क्योंकि ट्राइबल्स क्या हैं, दे आर अ डिस्टिंक्ट पॉपुलेशन। इनके कस्टमरी लॉज आपको देखने को मिलते हैं जिनको वैलिड रखा जाएगा, जिनकी ऑटोनॉमी को बरकरार रखा जाएगा। क्योंकि जब हम यूसीसी की बात करते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या कहता है, जो भी पर्सनल लॉज हैं उसको रिडंडेंट करा जाएगा और सभी धर्मों के अक्रॉस एक लॉ होगा विच इज यूनिफॉर्म सिविल कोड, सिविल कोड है। ठीक है। सो यूनिफॉर्म सिविल कोड आपको देखने को मिलेगा, लेकिन ये यहां पर एक तरह से जस्टिफिकेशन दी गई है अमित शाह के द्वारा कि जो भी ट्राइबल पॉपुलेशन है उनको यहां पर ऑटोनॉमी दी जाएगी और जो भी उनके कस्टमरी लॉज हैं, कस्टमरी पर्सनल लॉज हैं, वो पर्सनल लॉज को कैरी फॉरवर्ड वो लोग कर सकते हैं। ठीक है। तो उनको यूसीसी के एम्बिट से बाहर रखा जाएगा। ठीक है। सो आप यहां पर देख सकते हैं आर्टिकल 44 आपको देखने को मिलता है विच इज अंडर डीपीएसपी। सो यहां पर क्लैरिफाई किया गया है। अगर हम आर्टिकल 44 की बात करते हैं और कॉन्सेप्ट ऑफ यूसीसी की बात करते हैं तो क्रिटिकल कंपोनेंट हो जाता है आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए ही। आर्टिकल 44 की बात करते हैं तो ये डीपीएसपी के तहत है, जिसमें मैंडेट किया गया है स्टेट को कि वो एंडेवर करे टू सिक्योर द सिटीजंस a uniform civil code throughout the territory of India. Basically because it is a non-justiciable है तो इसलिए, लेकिन फंडामेंटल गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है और बार बार कोर्ट्स ने दोहराया है कि इसको इन्फोर्स किया जाए। ना आर्ग्यूमेंट्स हैं, देखो दोनों तरह के आर्ग्यूमेंट्स आपको देखने को मिलते हैं। यूसीसी के बेनिफिट्स भी हैं लेकिन डिसएडवांटेजेस भी एग्जिस्ट करती हैं। बेनिफिट्स क्या है, एक तरह से इक्वालिटी को इंश्योर करता है, क्योंकि जब हम राइट टू इक्वालिटी की बात करते हैं तो इक्वल राइट्स, जो सिविल राइट्स हैं, एटलीस्ट जो पर्सनल लॉज में राइट्स देखने को मिलते हैं वो सबके लिए बराबर होने चाहिए। तो ये राइट टू इक्वालिटी को क्या करता है, प्रमोट करता है, ये स्ट्रेंथन करता है नेशनल इंटीग्रेशन को। लेकिन आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट की अगर बात करते हैं तो रिलीजियस फ्रीडम, अब हमारे आर्टिकल 25 to 28 जो आपको कॉन्स्टिट्यूशन के तहत देखने को मिलता है, जहां पर रिलीजियस फ्रीडम दे रखी है, वो उसको हैम्पर कर रहा है। ठीक है। सो ये एक तरह से उसको हैम्पर कर रहा है। कंसर्न्स अबाउट इम्पोजिंग मेजॉरिटेरियन वॉइस, अब जो मेजॉरिटेरियन वॉइस है वो एक तरह से आप थोप रहे हैं किस पे, माइनॉरिटी सेक्शन पे, जबकि माइनॉरिटी के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखे हैं। तो यहां पर आपको पॉजिटिव्स नेगेटिव्स दोनों ही देखने को मिलते हैं यूसीसी के। ना कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल फ्रेमवर्क की अगर बात करते हैं तो आर्टिकल 44 के तहत आपको यूसीसी देखने को मिलता है और आर्टिकल 37 क्या डिक्लेयर करता है कि जो डीपीएसपीज हैं वो नॉन एनफोर्सिबल है लेकिन फंडामेंटल है गवर्नेंस में। ठीक है। तो आर्टिकल 37, 44 दोनों ही पता होने चाहिए। और अगर हम 21st लॉ कमीशन रिपोर्ट की बात करते हैं तो वहां पर भी हाईलाइट किया गया है कि जो यूसीसी है ना वो वॉलंटरी होना चाहिए और ग्रेजुअल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज आपने लॉ बना दिया और आज ही इसको इंप्लीमेंट कर दो। तो बेसिकली एक तरह से जैसे जैसे सोसाइटी शिफ्ट करे वैसे वैसे आप यूसीसी को इंप्लीमेंट करो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सारे पर्सनल लॉज को बैन कर दो, क्योंकि यहाँ पर जो माइनॉरिटी सेक्शंस में बिलोंग करते हैं उनको इनसिक्योरिटी होगी।
क्लैरिटी है? सो कल्चरल एंड ट्रेडिशनल राइट्स ऑफ द ट्राइबल्स, एज आई टोल्ड यू, जैसे हम सरना रिलीजन और ट्राइबल कस्टम्स की बात करते हैं तो इट हाईलाइट्स द नीड टू प्रोटेक्ट द राइट्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज व्हाइल कंसीडरिंग द यूसीसी। सो यहाँ पर कहा गया है कि जो यूसीसी इंप्लीमेंट कर रहे हो उसमें जो ट्राइबल राइट्स हैं उसकी प्रोटेक्शन जरूरी है, क्योंकि वो एक तरह से डिस्टिंक्ट कम्युनिटी कल्चर आपको देखने को मिलता है, जिसमें यह कहा गया है कि जो उनके कस्टमरी लॉज हैं उसको प्रेवलेंस दी जाए। ठीक है, तो शाह की यहाँ पर, अमित शाह की आपको अश्योरेंस देखने को मिलती है और ये क्लैरिफाई किया गया है कि जो यूसीसी है वो बेसिकली आपके ट्राइबल पॉपुलेशन के कस्टमरी लॉज को डिस्टर्ब नहीं करेगा। ठीक है जी, सो उनको एग्जेम्प्ट किया जाएगा ना। प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके लिए देखने को मिलता है, आर्टिकल 44 के बारे में पूछा गया है। आर्टिकल 44 प्रोवाइड्स द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूसीसी व्हिच इज मैंडेटरी फॉर ऑल स्टेट्स टू इंप्लीमेंट। सेकंड है, द यूनिफॉर्म सिविल कोड इज पार्ट ऑफ द डीपीएसपीज, दैट इज नॉन इन्फोर्सेबल। The implementation of UCC would primarily affect criminal laws in India. आपको बताना है कौन कौन सी statements correct हैं। Only 1 and 2 are correct, only 2 is correct, only 2 and 3 are correct, और all of these statements are correct. बहुत easy question है, so वीडियो को पॉज कीजिए और अपने आंसर को मार्क करने की कोशिश कीजिए। Alright, let's see the answer. आंसर आपको देखने को मिलता है, it is only 2. Now, as I've told you, यहाँ पर बोला गया है it is mandatory. No, mandatory नहीं है, ठीक है। और ये डीपीएसपीज का पार्ट है, बिल्कुल ठीक है, आर्टिकल 44 के तहत आपको देखने को मिलता है, जो कि नॉन एनफोर्सेबल इन नेचर है। और क्या ये क्रिमिनल लॉज को इफेक्ट करेगा? नहीं, एज द नेम सजेस्ट, यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो कौन से लॉज होंगे? सिविल लॉज यहाँ पर आपको एप्लीकेबल देखने को मिलेंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट पे न्यूज पे पहुंचते हैं, दैट इज व्हाई वाज द वैलिडिटी ऑफ उत्तर प्रदेश मद्रसाज लॉ अपहेल्ड बाय सुप्रीम कोर्ट। सो बेसिकली जो यूपी मद्रसाज थे, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कुछ डायरेक्शंस दी थी, स्ट्राइक डाउन किया गया था उस लॉ को और बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने उसको अपहेल्ड किया है। तो देख लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट्स रीसेंट डिसीजन अपहोल्डिंग द वैलिडिटी ऑफ उत्तर प्रदेश मद्रसाज एजुकेशन एक्ट ऑफ 2004 with specific amendments highlight the balance between religious education and state regulations in India. सो बैकग्राउंड देख सकते हैं, इसका ओरिजिन आपको कहां पर देखने को मिलता है। इट स्टार्टेड विद अ पिटिशन, एक पिटिशन डाली गई थी मोहम्मद जावेद में इन 2019 challenging the nature of employment and salary regulations in madrasas. So जो salary regulations हैं या जो employment guidelines हैं उसको एक तरह से challenge किया गया था इन जनाब के द्वारा। As a PIL was also filed questioning the act's validity. जो एक्ट की वैलिडिटी है उसमें PIL भी फाइल करी गई ना। इनिशियल हाईकोर्ट जजमेंट की अगर बात करते हैं तो जो इलाहाबाद हाईकोर्ट है उन्होंने जो मार्च में 2024 में दे स्ट्रक डाउन द एक्ट। उन्होंने बोला कि ये जो एक्ट है ये डिस्क्रिमिनेटरी है और एक तरह से सेक्युलर कैरेक्टर नहीं प्रेजेंट करता है, इसलिए वो जो एक्ट था 2004 का इसको स्ट्राइक डाउन कर दिया गया। राइट, सो ये इलाहाबाद हाईकोर्ट की जजमेंट थी, लेकिन ओवरव्यू किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। सो अब ये ओवरटर्न कर दिया गया है। तो जो इलाहाबाद हाईकोर्ट में कहा था डिसीजन था उसको ओवरटर्न किया गया है एंड इट अपहेल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द एक्ट। तो जो 2004 का एक्ट था उसको कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड माना गया है, करार दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो एक तरह से आप कह सकते हैं ओवरटर्न किया गया है इलाहाबाद हाईकोर्ट के डिसीजन को। अब रीजन क्या है? इट स्टेटेड व्हाइल द एक्ट रेगुलेट्स मद्रसा एजुकेशन, it respects religious education provided it aligns with modern academic standards and does not infringe fundamental rights or legislative competence. ना इसको थोड़ा मॉडिफाई कर दिया गया है। अगर हम मॉडिफिकेशन की बात करते हैं तो मॉडिफिकेशन में आपको क्या देखने को मिलता है कि यहां पर उन्होंने बोला है कि वो जो एक्ट है उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी आज भी आपको देखने को मिलती है। ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा एक्ट ही यहाँ पर आपको बदलने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें क्या दे रखा है कि अगर कोई भी माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एग्जिस्ट करता है तो वो माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में आप क्या दे सकते हैं? आप यहाँ पर रिलीजियस एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन रिलीजियस एजुकेशन के साथ साथ आपको क्या प्रोवाइड करना चाहिए? आपको मॉडर्न एकेडमिक स्टैंडर्ड्स भी अकोमोडेट करने चाहिए। ठीक है, तो एक्सक्लूजन आप देख सकते हैं, the provision allowing madrasas to grant higher education degrees was struck down as it conflicted with the UGC Act of 1956. So basically यहाँ पर जो higher education के certificates दिए जा रहे थे वो सर्टिफिकेट्स को रद्द कर दिया गया है क्योंकि वो अलाइन नहीं कर रहा यूजीसी के अकॉर्डिंग। अब आप देख सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल्स कौन कौन से इन्वॉल्व हुए हैं। आर्टिकल 21A विच इज राइट टू एजुकेशन, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर 6 to 14 years ओल्ड। आर्टिकल 28 क्लॉज 3 की अगर बात करते हैं तो इट प्रोटेक्ट स्टूडेंट्स इन स्टेट रिकॉग्नाइज्ड माइनॉरिटी एजुकेशन फॉर कंपल्सरी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। एज आई टोल्ड यू, जो भी माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जैसे मदरसाज आपको देखने को मिलते हैं वहां पर रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, तो इसको अपहोल्ड किया गया है।
आर्टिकल 30 की बात करते हैं तो जो माइनॉरिटीज हैं वो क्या इस्टेब्लिश कर सकती हैं, एडमिनिस्टर कर सकती हैं अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, और बेसिक स्ट्रक्चर को बेसिकली यहाँ पर दोबारा रीआइट्रेट किया गया है। इन्होंने क्लैरिफाई किया है, वायलेटिंग सेक्युलरिज्म अंडर द बेसिक स्ट्रक्चर कैन नॉट alone invalidate a law unless fundamental rights are राइट। सो की पॉइंट्स की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर स्टेट ओवरसाइट की बात करी गई है, एक बैलेंसिंग एक्ट की बात की गई है कि यहाँ पर अगर आप रिलीजियस एजुकेशन इंस्ट्रक्शंस देना चाहते हैं आप दे सकते हैं, लेकिन वो कैसे होने चाहिए, मॉडर्न एकेडमिक साइंटिफिक टूल्स के साथ, ठीक है। सो ऐसे ही जजमेंट स्टेटेड दैट एक्ट वाज कंसिस्टेंट विद द स्टेट्स ड्यूटी टू इंश्योर दैट स्टूडेंट्स in recognized madrasas acquire a minimum level of competency. So basically उनको religious instructions के साथ साथ क्या पढ़ाया जाए, उनको modern education भी दी जाए। क्लैरिटी है, ठीक है। सो द स्टेट हैज लेजिटिमेट इंटरेस्ट इन मेंटेनिंग एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स, ठीक है। सो इसको रीआइट्रेट किया गया है। नाउ इंप्लीकेशंस क्या है, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है यहाँ पर कि जो एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, चाहे फिर वो इंस्टीट्यूशंस हो, इवन द रिलीजियस वंस, दे कैन इंटरफेयर, जिससे कि वो क्या कर सकते हैं, प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन कर पाए मॉडर्न एजुकेशन की। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की बात करी गई तो एक प्रेसिडेंट दिया गया है ऑन हाउ द माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस शुड ऑपरेट विद ओवरसाइट इंश्योरिंग बोथ द एकेडमिक एंड द कल्चरल गोल्स। तो एकेडमिक और कल्चरल गोल्स दोनों को ही फुलफिल करना है। एजुकेशनल इंटीग्रेशन की गई है। ना प्रैक्टिस अ क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस, आपसे आर्टिकल 25 और 26 के बारे में पूछा गया है ना। अगर हम 25 की बात करते हैं तो यहां पर दिया गया है, इट ग्रांट्स इंडिविजुअल्स द राइट टू फ्रीली प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट रिलीजन सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ। आर्टिकल 26 की बात करते हैं तो अलाउज एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन द फ्रीडम टू मैनेज इट्स ओन अफेयर्स। एंड आर्टिकल 25 की बात करते हैं, अलाउज रिलीजियस डिनोमिनेशंस द अनस्ट्रिक्टेड राइट to manage religious affairs without any state intervention। आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, 1 and 2, 2 and 3, 1 only, और all of these statements are correct। So वीडियो को पॉज कीजिए और अपने आंसर को मार्क कीजिए। Alright, let's see the answer। आंसर आपको देखने को मिलता है, इट इज 1 and 2, ठीक है। सो फर्स्ट एंड सेकंड बिल्कुल करेक्ट है, हम अभी रीड करके आए हैं। आंसर क्या बन जाता है, इट इज 1 and 2। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, माइनॉरिटी कैरेक्टर ऑफ एन इंस्टीट्यूशन नॉट रिजिड। SC overrules 1967 verdict that removed AMU's minority tag। ना 1967 में आपको एक लैंडमार्क केस देखने को मिलता है which is known as अजीज बाशा केस। ना जो अजीज बाशा केस था, इसमें यहां पर ये कहा गया था कि ये जो AMU है ये बेसिकली एक माइनॉरिटी एजुकेशन क्लियर नहीं है, क्योंकि ये बनाया जाता है एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा इन 1920 एंड आज भी इसको स्टेट फंडिंग मिल रही है। तो ये AMU क्या नहीं है, ये एक माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन नहीं है, ये स्टेट इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। सो एक तरह से जो माइनॉरिटी टैग दिया गया था वो हटाया गया है, लेकिन अब इसको ओवर रूल कर दिया गया है, ठीक है। तो मैं अजीज बाशा की बात बता रही हूँ 1967 में। So SC overrules 1967 verdict that removed AMU's minority tag। So अजीज बाशा केस में AMU को जो रिलीजियस माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का टैग दिया गया था वो रिमूव किया गया था, लेकिन अब SC ने इसको ओवररूल कर दिया है, दोबारा चेंज कर दिया है और ये कहा है कि AMU आज भी एक माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। तो मेजॉरिटी कैसे ली गई, 4-3 का मेजॉरिटी आपको देखने को मिलती है, और यहां पर ये क्लैरिफाई किया गया है कि AMU एक माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जो कि आर्टिकल 30 को प्रोटेक्ट करता है, जिसमें यह कहा गया है कि जो भी माइनॉरिटी, चाहे फिर वो लिंग्विस्टिक हो चाहे रिलीजियस माइनॉरिटी हो, वो क्या कर सकती है, वो इस्टेब्लिश कर सकती है और मैनेज कर सकती है इट्स ओन अफेयर्स, ठीक है। सो यहां पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बना सकती है। सो आप यहां पर देख सकते हैं अजीज बाशा, मैं आपको बता चुकी हूं, अजीज बाशा केस में 1967 में ये केस हुआ था, और यहां पर जो रिलीजियस माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का टैग मिला था AMU को, वो हटा दिया गया था, लेकिन अब इसको दोबारा वापस लाया गया है बाय दिस रूलिंग, ठीक है। सो आप यहां पर देख सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स कौन कौन से यहां पर वैलिड हैं। आर्टिकल 30, एज आई हैव टोल्ड यू, इट हैज एम्पावर्ड the religious or the linguistic minorities to establish and administer educational institutions। Article 21, which is right to education of children from 6 to 14 years। Article 14, it requires right to equality। ना हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट की अगर बात करते हैं तो 1920 में AMU को बनाया जाता है बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, एंड सेंटर का यहाँ पर वर्जन क्या था
कि ये आज भी स्टेट फंडिंग से चल रहा है और ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बनाया गया था, ना कि कोई प्राइवेट इंडिविजुअल ने बनाया था। तो इसीलिए इसको क्या कंसिडर करना चाहिए, इसको एक स्टेट यूनिवर्सिटी कंसिडर करनी चाहिए रादर देन अ रिलीजियस माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, लेकिन ये चेंज कर दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि कॉम्प्रहेंसिव आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पर सुनी गई और ये कहा है कि एएमयू एक माइनॉरिटी टैग आपको देखने को मिलता है जो कि इस्टेब्लिश करता है आर्टिकल 30 को। ठीक है, सो द डायरेक्टिव्स ऑफ फॉर अ न्यू बेंच टू डिटरमिन स्पेसिफिक माइनॉरिटी राइट्स सेट्स अ फ्रेमवर्क फॉर फ्यूचर केसेस, और यहाँ पर रिवर्सल किया गया है 1967 का। तो रिकग्निशन करी गई है किसकी, माइनॉरिटी राइट्स की। फ्यूचर लीगल फ्रेमवर्क भी यहां पर दिया गया है। और दूसरा इंपैक्ट देखने को मिलता है आपका एजुकेशन एंड पॉलिसीज पे। पॉलिटिकल और सोशल रामिफिकेशंस की अगर बात करते हैं तो बेसिकली ये रीइंफोर्स करता है किसको, माइनॉरिटी राइट्स को। ठीक है, क्लैरिटी है। नाउ प्रैक्टिस इन एमसीक्यू रिगार्डिंग दिस, आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिस्क्राइब प्रोविजंस इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट सेफगार्ड माइनॉरिटी राइट्स। आर्टिकल 29 की बात करते हैं, प्रोटेक्ट्स माइनॉरिटी राइट्स बाय इंश्योरिंग प्रिजर्वेशन ऑफ द लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर। आर्टिकल 30 की बात करते हैं तो ग्रांट्स माइनॉरिटीज द राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर चॉइस। ओनली वन, ओनली टू, बोथ 1 and 2, और इज इट डी नीदर 1 nor 2? सो वीडियो को पॉज कीजिए और अपने आंसर को मार्क कीजिए। ऑलराइट, लेट्स सी द आंसर। आंसर आपको देखने को मिलता है विच आर बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। दोनों ही करेक्ट हैं, 1 and 2 करेक्ट हैं, तो आंसर बन जाता है आपका सी। क्लैरिटी है, अब सिंपल है, ये आपको स्टैटिक पोर्शन से देखने को मिलता है। डन ना। आज की जो न्यूज है देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, जितनी भी आज हमने न्यूज पढ़ी है सारे लैंडमार्क केसेस आपको देखने को मिलते हैं। प्लीज रिवाइज इट। जैसे ही आप ये पोर्शन कंप्लीट कीजिए उसके बाद आप पीडीएफ को जरूर डाउनलोड कीजिए एंड यहाँ पर पीडीएफ को दोबारा पढ़ने की कोशिश कीजिए। राइट, सो दिस वाज इट फ्रॉम माय साइड। आई होप यू लाइक द लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।